नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने जा रहा हूं क्विक शॉर्ट के बारे में। और यहां पर इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि यूजीसी नेट के हैं, गेट के हैं, इसरो के, डीआरडीओ के और कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस यहां पर हैं। तो आइए चलिए इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले क्विक शॉर्ट के बारे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख करके आया हुआ हूँ और चलिए बात करते हैं क्विक शॉर्ट की। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट या सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्विक शॉर्ट के बारे में है, क्विक शॉर्ट हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर को। डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। तो ये बात मैं पहले लेक्चर में, एल्गोरिदम के फर्स्ट लेक्चर में मैंने की थी और यहाँ पर आप वो नोट्स देख सकते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर कौन कौन से फॉलो करते हैं? क्विक हमारा मर्ज सॉर्ट है, क्विक शॉर्ट है, बाइनरी सर्च है और स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने यहीं पर आप लोगों को बताया था कि क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जब भी हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें रिकरेंस रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। रिकरेंस रिलेशन, ये सी है, एक बार फिर से लिख देते हैं अच्छे से। रिकरेंस रिलेशन के इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी इनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। तो बट ऑब्वियस है कि क्विक शॉर्ट के लिए भी हमें रिकरेंस रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्विक शॉर्ट में बेस्ट केस में रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, एवरेज केस में क्या होगा, बेस्ट केस में क्या होगा और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्विक शॉर्ट में बेस्ट केस में और एवरेज केस में, बेस्ट एंड एवरेज केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है क्या? वो होती है ओ एन लॉग एन, या फिर कहीं कहीं थीटा एन लॉग एन लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन में लिखा रहेगा वैसे ही आप लोग टिक कर दीजिएगा। फिर वर्स्ट केस में क्या होता है? वर्स्ट केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन स्क्वायर होती है, या फिर हम कहें थीटा एन स्क्वायर भी कहीं कहीं लिखी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉम्प्लेक्सिटी की। अब इन कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रिकरेंस रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि बेस्ट केस में हमारा जो रिकरेंस रिलेशन है वो क्या होगा। बेस्ट एंड एवरेज केस में जो रिकरेंस रिलेशन होगा, हम यहाँ पर आर लिख दे रहे हैं। रिकरेंस रिलेशन क्या होगा? वो होगा टी एन इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस ओ एन। ये होगा बेस्ट और एवरेज केस का। अच्छा, वर्स्ट केस का रिकरेंस रिलेशन क्या होगा? वर्स्ट केस का रिकरेंस रिलेशन क्या होगा? वो होगा हमारा टी एन इज इक्वल टू Tn-1 प्लस T1 प्लस ON, ये होगा। अच्छा, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या स्टैंडर्ड एग्ज़ाम जैसे कि गेट है, वो वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब इस तरह से लिखा रहता है या इस तरह से ऑप्शंस दिए रहते हैं। लेकिन इंटरनेट पर आप देखेंगे या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो जो रिकरेंस रिलेशन वो इस तरह से लिखा रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ये जो T1 है ये कांस्टेंट टाइम है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये लिखा रहे ऊपर वाला या फिर Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस ON लिखा रहे, दोनों में से जो भी लिखा रहे आप उसको टिक कर दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई रिकरेंस रिलेशन की। अब इस रिकरेंस रिलेशन से हमें क्या क्या चीज़ें समझनी हैं। देखिए, ये जो रिकरेंस रिलेशन है बेस्ट केस और एवरेज केस का, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? Tn/2 प्लस
n/2, क्योंकि 2 टाइम्स है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैं जैसे याद किया हूँ या मेरा जो सोचना है वो कैसे है वो देखते हैं। n/2 प्लस n/2 करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। ठीक, अभी हो गया बेस्ट केस के बारे में और एवरेज केस का। वर्स्ट केस में क्या, वर्स्ट केस में भी देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ऊपर वाले की बात करें, तो यहाँ पर n-1 प्लस 1 करेंगे तब भी हमारा n आएगा। ठीक है, ये दोनों 1 कैंसिल हो गए, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, n यहाँ पर आ गया। तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन जब आप देखेंगे या अभी मैं आगे जब क्वेश्चंस करूँगा तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप ऑप्शन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा मुझे दोनों को यहाँ पर जोड़ करके n आ रहा है, अच्छा इस तरह से हमें लिखना है। तो बेस्ट केस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? बेस्ट केस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, से फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर एरे दिया हुआ है, तो बेस्ट केस के में जो पाइवोट एलिमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो लिस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इक्वल पार्ट में, जनरली नियरली इक्वल या इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अब अभी के लिए यही समझिए कि इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये जो इनपुट है या फिर जो ये वैल्यूज़ हैं वो n है, तो ये क्या होगा, n/2 और n/2 में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हमारा रिकरेंस रिलेशन क्या है, 2t n/2 इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, n/4 का मतलब n/2 इंटू 1/2, फिर n/2 इंटू 1/2 ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे न लिख करके हम लोग डायरेक्टली क्या लिख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं क्या, n/4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, n/4, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ब्रेक होगा कि इसमें n/4 और n/4 में। और अगेन आप इसको जोड़ेंगे, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा n। इन चारों को n/4 चार बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, तो हर लेवल पर, अब पहला तो यहाँ पर n था ही, तो इसका भी वैल्यू क्या है, n, तो हर एक लेवल पर यहाँ पर n आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया, हम बात कर रहे हैं ये किसकी, बेस्ट केस की बात कर रहे हैं। तो बेस्ट केस में जो हमारा पाइवोट एलिमेंट है, पाइवोट वैल्यू है, मिडिल में आएगा और वो मिडिल में आने पर करेगा क्या, उस सीरीज़ को जो हमारा इनपुट सीक्वेंस है उसको 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में या नियरली इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक, तो आई होप आप लोग ये बेस्ट केस समझ गए होंगे। बात करते हैं वर्स्ट केस की। वर्स्ट केस में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, जब हम रिकरेंस रिलेशन देखते हैं वर्स्ट केस का, तो वर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जो हमारा इनपुट सीक्वेंस है वहाँ पर जो पाइवोट एलिमेंट है वो पहली वैल्यू है। ठीक है, तो पहली वैल्यू यहाँ पर पाइवोट एलिमेंट हो गई, और रेस्ट जो है वो क्या होगी, वो यहाँ पर n-1 होगी। ठीक है, तो हमारा पूरा वैल्यू अगर हमारा n है तो पहली वैल्यू यहाँ पर 1 और रेस्ट जो वैल्यू है वो n-1 हो गई। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीका है इसको, तो पहला एलिमेंट या तो पाइवोट हो, पहला एलिमेंट, या फिर लास्ट एलिमेंट भी हमारा पाइवोट हो सकता है। तो ऐसे भी ये हो सकता है, कैसे, देखिए ये पूरा n-1 और जो लास्ट वैल्यू है वो हमारा पाइवोट हो गया। ठीक, तो इस तरह से भी हो सकता है। अब यहाँ पर वर्स्ट केस का 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अगर हमारा इनपुट सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 n-1 n। ठीक, तो ये हमारा वर्स्ट केस है। क्या है, ये हमारा वर्स्ट केस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमारा इनपुट सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ध्यान दीजिएगा ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर गेट में, नेट में और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब n-1 n-2 डॉट 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 3 2 1 इस तरह से है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी वर्स्ट केस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर वर्स्ट केस में क्या है कि अगर हमारे इनपुट सीक्वेंस आइडेंटिकल हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, से फॉर एग्जांपल 3 3 3 3 इस तरह से हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल है? वर्स्ट केस का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है या आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं तो ये तीनों ही वर्स्ट केस के एग्जांपल हैं। ये बात कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक, ये बात होगी। अच्छा, इसके ठीक पहले मैंने लेक्चर लिया था इंसर्शन सॉर्ट का। तो इंसर्शन सॉर्ट में आपको याद होगा जो असेंडिंग ऑर्डर है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ये दोनों बेस्ट केस थे, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर था वो हमारा वर्स्ट केस था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्विक शॉर्ट में क्या हो रहा है? क्विक शॉर्ट में असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, तीनों ही वर्स्ट केस के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो हमने बात की बेस्ट केस की, हमने बात की वर्स्ट केस की। अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज केस। हमारा एवरेज केस कैसा दिखेगा? हमारा एवरेज केस कैसा दिखेगा? एवरेज केस में हम कैसे किस तरह के इनपुट सीक्वेंस को हम एवरेज केस मानेंगे? देखिए, बेस्ट केस और वर्स्ट केस के अलावा कोई भी अगर पार्टीशन होगी, कोई भी पार्टीशन, रैंडम पार्टीशन होगी, तो उसे हम एवरेज केस मानेंगे। और एवरेज केस में जनरली हम लोग फ्रैक्शन में या रेशियो में हम लोग डिवीज़न करते हैं या पार्टीशन करते हैं। तो आप कहेंगे सर ये क्या आप बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमें ये जो इनपुट, ये n है, यहाँ पर हमारा n है, पूरा नंबर यहाँ पर n है, इसे हमें दो पार्ट में तोड़ना है। पहला पार्ट हमारा 1/4 n हो, तो यहाँ पर 1/4 n यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये पहला पार्ट है। तो ये बताइए कि दूसरा पार्ट क्या होगा? मैंने ऊपर आपको बताया था कि दोनों पार्ट जोड़ करके n आना चाहिए, चाहे यहाँ पर हो बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में। बताइए दूसरा पार्ट क्या होगा? अगर पहला पार्ट 1/4 n है तो दूसरा पार्ट बट ऑब्वियस है 3/4 n होगा। ठीक है, इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फाइनली n आएगा। तो इसका रिकरेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे? Tn इज इक्वल टू T 1/4 n प्लस T 3/4 n प्लस ON, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे। अच्छा, ये बात हो गई फ्रैक्शन में अगर हमारा टूटता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर बाय चांस हमारा जो इनपुट सीक्वेंस है वो रेशियो में टूटता है, रेशियो में हम कहते हैं 9:1 का रेशियो, इसमें आप हमें इनपुट सीक्वेंस तोड़िए और इसका रिकरेंस रिलेशन लिखिए। तो 9:1 का मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा? 10 आएगा। ठीक, मतलब टोटल इनपुट हमारा 10 हो सकता है। चलिए हम फिलहाल n मान के चल रहे हैं, n यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या होगा? पहला पार्ट जो होगा वो हमारा क्या हो सकता है? 9/10 n हो सकता है। जब पहला पार्ट 9/10 n हो गया तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 1/10 n होगा। फिर मैं कह रहा हूँ इन दोनों को जोड़ करके आप देखेंगे तो n आपका आएगा। ठीक है, अच्छा, इसका हम लोग रिकरेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे? T 9/10 n प्लस T 1/10 n प्लस ON। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये एवरेज केस भी समझ गए होंगे कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस के अलावा जो भी पार्टीशन हो रहा है वो हमारा एवरेज केस में आएगा। और एवरेज केस का भी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? n log n होती है। चाहे और बेस्ट केस की भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? वो होती है n log n होती है। वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? n² होती है, मतलब ON², हर जगह O लगा दीजिए, ON² या θn² जैसे भी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने कर ली। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और हम लोग कर लेते हैं, वो है नंबर ऑफ कंपैरिजन की। नंबर ऑफ कंपैरिजन किस में? नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन वर्स्ट केस। इन वर्स्ट केस किस सॉर्ट में? क्विक शॉर्ट में। वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे?
अच्छा, इसके पहले जो हम लोग इंसर्शन सॉर्ट बात किया या फिर हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट बात किया, उसमें हम लोगों ने कंपैरिजन, नंबर ऑफ़ कंपैरिजन की बात की, नंबर ऑफ़ स्वैप की बात की, नंबर ऑफ़ पास की बात की। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ़ कंपैरिजन इन वर्स्ट केस। सिर्फ वर्स्ट केस के बारे में बात होती है और यहीं से क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्या है, ये है हमारा n-1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो आप कहेंगे सर यही सेम नंबर ऑफ़ कंपैरिजन वर्स्ट केस में हमारा सिलेक्शन सॉर्ट में भी था, यही हमारा इंसर्शन सॉर्ट में भी था और यही हमारा क्विक सॉर्ट में भी है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है। अच्छा, ये इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, NC2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को कॉम्बिनेशन पता है वो लोग इसको ओपन कैसे करेंगे। अगर NC2 फॉर एग्जांपल आपके ऑप्शन में NC2 आ गया तो कैसे लिखेंगे, n का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन करते हैं, n-1 और n-2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 है यहाँ पर। ठीक है, और n-2 दोनों कैंसिल हो गया। फाइनली हमारा क्या आया, n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन में अगर हमारा NC2 लिखा रहे या फिर n-1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा रहे, दोनों पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात होगी नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन वर्स्ट केस। ध्यान दीजिएगा, वर्स्ट केस मैं बार बार कह रहा हूँ, वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस का मतलब चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और चाहे आइडेंटिकल एलिमेंट हो, मतलब एलिमेंट सेम हो, ये तीनों ही केस में जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो कंपैरिजन होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा n-1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसका रिकरेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे। इसका रिकरेंस रिलेशन R हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस n-1, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, कई जगह पे कई पेपर में यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, Cn इज इक्वल टू Cn-1 प्लस n-1 लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, T लिखा रहा है, C लिखा रहा है, P लिखा रहा है, कुछ भी लिखा रहा है भाई, हमें इसी तरह से इसका फॉर्मेट ऐसे ही आना चाहिए। ठीक, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो रिकरेंस रिलेशन किसका रिकरेंस रिलेशन, नंबर ऑफ कंपैरिजन का रिकरेंस रिलेशन। ये ध्यान दीजिएगा, इन सब टर्म्स को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक, तो आइए चलिए हम लोग अपने इतने नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स यूज्ड इन क्विक सॉर्ट इज। क्विक सॉर्ट में कौन सा एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक यूज़ हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया वो डिवाइड एंड कॉन्कर है। वो क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, तो बेस्ट केस क्या है, यहाँ पर टिक लगा हुआ है। बेस्ट केस क्या है, वो है O(n log n), ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, फिर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट के वो क्या है, वर्स्ट केस वहाँ यहाँ पर हमारा O(n)² है, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, फिर एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट क्या है, एवरेज केस भी हमारा O(n log n), यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन इट्स टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टेबल के लिए मैंने बताया था I हो गया, B हो गया और M, I, B, M ये तीनों हमारे स्टेबल हैं। इनके अलावा जो भी है वो सब नॉट स्टेबल है। तो I हमारा ये स्टेबल है, I का मतलब इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है, बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट तीनों स्टेबल हैं। क्विक सॉर्ट जो है वो स्टेबल नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, द रिकरेंस रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, द रिकरेंस रिलेशन फॉर द वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट इज। वर्स्ट केस का रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिकरेंस रिलेशन फॉर द बेस्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट इज। बेस्ट केस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेस्ट केस। ठीक, 2Tn/2 प्लस ON। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा है, तो सॉल्विंग द रिकरेंस Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस ON गिव्स व्हिच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कह रहा है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, वो होगी क्या, हमारी O(n)² होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 की सॉल्विंग Tn 2Tn/2 प्लस ON यूजिंग मास्टर्स थ्योरम गिव्स। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये बेस्ट केस का है हमारा सिनेरियो, तो बेस्ट केस हमारा इसको सॉल्व करने पर हमें ये मिलेगा। ठीक, आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, वो कैसे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा n है, n को दो पार्ट में यहाँ पर देखिए n/2 और n/2 दो पार्ट में बटा, फिर n/2 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, n/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n/4 आएगा, यहाँ भी n/4 आएगा। इसको देखेंगे n/4 इस तरह से चलता जाएगा। तो हर एक लेवल पर हमें n एलिमेंट ही मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। n/2 प्लस n/2 करेंगे तो n मिलेगा, फिर n/4 4 बार जोड़ेंगे तो भी हमें n मिलेगा। तो हर एक लेवल पर यहाँ पर हमें इस तरह से मिलता जाएगा और फाइनली हम लोग 1 की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट लेवल पर भी हमें n मिलेगा। तो ये जो ट्री की जो हाइट होगी वो क्या होगी, log n होगी, और हर एक लेवल पर हमें n एलिमेंट मिल रहा है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, O(n log n) मिलेगा। O(n log n) जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतने डिटेलिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली याद क्या करना है, 2Tn/2 इसको सॉल्व करने पर हमें O(n log n) मिलेगा। ऊपर हमने डिस्कस किया है। फिर बात करते हैं द रिकरेंस रिलेशन फॉर द नंबर ऑफ कंपैरिजन्स इन वर्स्ट केस ऑफ क्विक शॉर्ट। नंबर ऑफ कंपैरिजन की बात की जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वो सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर 6 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ कंपैरिजन। नंबर ऑफ कंपैरिजन्स किस में, वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या होगा, तो फार्मूला हमारे पास है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। n की जगह पे 6 रख दीजिए, 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा और 3 × 5 तो 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 इज़ अ करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन्स इन द वर्स्ट केस ऑफ क्विक शॉर्ट ऑन n एलिमेंट्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। अगर ऑप्शन में NC2 सिर्फ लिख दे तो वो भी सही होगा, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। तो NC2 को जब आप ओपन करेंगे तो n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 ही हमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ पाइवोट डिवाइड्स एरे इन 9:1 रेशियो 9:1 ईच टाइम रिकरेंस इज। रिकरेंस क्या बनेगा, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये हमारा एवरेज केस का है और हमें ऐसे ऑप्शन को देखना चाहिए जहाँ पर कि 9n/10 और Tn/10। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैंने ऊपर इसका डिटेल में इसको समझाया था कि ये हमारा एरे है और इस तरह से एरे हमारा दो पार्ट में टूट रहा है। 9/10n पहला पार्ट है तो दूसरा पार्ट बट ऑब्वियस है 1/10n होगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा जो टोटल नंबर है n वो हमारा डिवाइड हो रहा है। तो इसको देख करके हम यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ़ वी मॉडिफाई क्विक शॉर्ट टू ऑलवेज सेलेक्ट द मीडियन। ध्यान दीजिएगा, मीडियन, ऑलवेज सेलेक्ट द मीडियन एज पाइवोट। तो जिन लोगों को मीन मीडियन मोड पता है वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मीडियन होता क्या है, मीडियन जो है एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू होता है अगर हम सीरीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। से फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ है 323 100 और 527 इस तरह से वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज़ को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। 3 5 23 27 और 100। अब इसका जो मीडियन होगा वो होगा क्या, वो होगा हमारा 23 होगा मीडियन। 23 मीडियन हो गया। तो अब ये सीरीज़ दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी जब हम क्विक शॉर्ट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में 3 और 5, दूसरे में 27 और 100 आ जाएगा। तो मीडियन अगर हम लोग लेते हैं तो मीडियन से इस तरह से डिवाइड होगा। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बीच से एकदम डिवाइड हो रहा है। n/2 का
कुछ लॉजिक आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके ठीक नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ वी ऑलवेज चूज द मिडिल एलिमेंट एज पाइवोट। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले में मीडियन था, यहाँ पर मिडिल एलिमेंट है। तो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं ऊपर वाला, 3, 23, 100, 5 और 27। ठीक, अब यहाँ पर हमें मीडियन नहीं निकालना है, मिडिल वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर मिडिल वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मिडिल वैल्यू 100 होगी, मिडिल वैल्यू 100 होगी। अब अगर मिडिल वैल्यू 100 है, ध्यान से समझिए, मिडिल वैल्यू 100 है, तो ये जो अगर हम इसको कहीं भी अपने दिमाग में इसको अगर शॉर्ट करें 3, 5, 23, 27, 100, तो ये अब हमारा क्या बन गया, ये 100 जो है लास्ट एलिमेंट यहाँ पर हमारा पाइवोट है, क्योंकि हमने मिडिल वैल्यू को पाइवोट चूज़ किया था। तो अब लास्ट एलिमेंट जो सबसे बड़ा, लास्ट का मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट पाइवोट है, सबसे बड़ा एलिमेंट पाइवोट है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्स्ट केस में या तो सबसे छोटा एलिमेंट पाइवोट होता है या तो सबसे बड़ा एलिमेंट पाइवोट होता है। तो वो ये वर्स्ट केस का सिनेरियो है। ठीक, तो वर्स्ट केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, O(n)² इन वर्स्ट केस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इन दो छोटी बातों का ध्यान रखिएगा कि मीडियन के केस में क्या हो रहा है और मिडिल एलिमेंट के केस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए 15 हो गया, 16 देखते हैं। इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर सारे एलिमेंट इक्वल हैं, 3, 3, 3, 3, 3, सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, व्हाट रिकरेंस फिट्स क्विक शॉट। तो ये है हमारा वर्स्ट केस। ये क्या है, वर्स्ट केस है। मैंने ऊपर ही आपको बार बार बोला था कि ये वर्स्ट केस है। तो वर्स्ट केस अगर ये है तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, Tn = Tn-1 + On, ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, इफ़ एन एरे हैज़ ऑल आइडेंटिकल एलिमेंट्स, तो सेम एलिमेंट लिखा हो, आइडेंटिकल एलिमेंट लिखा हो, तो यहाँ पर भी 3, 3, 3, 3। तो अब ये हमारा जो रिकरेंस रिलेशन है, तो इस रिकरेंस रिलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी On² हो जाएगी। तो यहाँ पर सही क्या है, On²। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, 17 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Assume that the algorithms considered here sort the input sequences in ascending order। ध्यान दीजिएगा, input sequences ascending order में sort करते हैं। If the input is already in ascending order, which of the following are true? अगर input already ascending order में है तो कौन सा इसमें से सही है। पहला देखते हैं कि अगर क्विक शॉर्ट में हम ascending order में इनपुट को दें, क्विक शॉर्ट में, तो वो क्या होगा, वो होगा वर्स्ट केस। मैं ऊपर बार बार आपको बोला हूँ वर्स्ट केस होगा, और वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, θn² या On² जैसा लिखा हो। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देखते हैं, बबल सॉर्ट रन्स इन On² टाइम, बिल्कुल गलत है। बबल सॉर्ट में अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये इसका बेस्ट केस है, ये बबल सॉर्ट का बेस्ट केस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, On² नहीं देगा। मर्ज सॉर्ट रन्स इन On टाइम, तो मर्ज सॉर्ट तो इनपुट सीक्वेंस लेता ही नहीं, ये इनपुट सीक्वेंस को फॉलो ही नहीं करता। ठीक है, तो ये भी गलत है। इंसर्शन सॉर्ट रन्स इन On टाइम, ठीक है, या θn टाइम, बिल्कुल सही बात है। अगर इंसर्शन सॉर्ट में आप लास्ट वीडियो देखिएगा, इसके ठीक पहले वाली वीडियो इंसर्शन सॉर्ट मैंने बताया था कि इंसर्शन सॉर्ट में अगर हमारा इनपुट सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में है या आइडेंटिकल है, सारे एलिमेंट सेम हैं, तो ये है बेस्ट केस। ये बेस्ट केस है किसका, इंसर्शन सॉर्ट का। बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, θn है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेट 2006 में आया, द मीडियन, ध्यान दीजिएगा, मीडियन इस टर्म को पकड़िएगा, मीडियन ऑफ n एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन On टाइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉर्ट इन विच मीडियन इज सेलेक्टेड एज पाइवोट। मीडियन अगर किसी का पाइवोट सेलेक्ट किया गया है, मीडियन, ठीक, तो
इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सीरीज़ को दो पार्ट में बांट रहा है, n/2 का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थीटा n log n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम, सपोज देयर इज ए प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग ए पाइवोट एलिमेंट विच स्प्लिट्स द लिस्ट इनटू 2 सब लिस्ट, ईच ऑफ विच कंटेन्स एट लीस्ट 1/5 ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, एट लीस्ट 1/5। पहला हमारा 2 सब लिस्ट बन रही है, पहला 1/5 1/5 n आ रहा है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा 4/5 n होगा। आपको ऑप्शन में जाना है, जहाँ 1/5 4/5 दिख रहा है उसको टिक कर देना है। ठीक है, तो यूट्यूब पर इस क्वेश्चन के बहुत ढेर सारे लॉजिक और बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, आप उसे मत फॉलो कीजिए, आपके पास समय कम रहेगा। ठीक है, तो आपको ये इस तरह की चीज़ें समझनी होगी। अच्छा, पहला जो है हमारा सब जो स्प्लिट हो रहा है वो 1/5 n हो रहा है। अच्छा, तो दूसरा क्या होगा, जो 1/5 से रेस्ट होगा 4/n, मतलब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा n आना चाहिए ऊपर, मैंने कई बार आपको बताया। तो इस तरह से तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। और यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2009 का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन क्विक शॉर्ट फॉर सॉर्टिंग n एलिमेंट्स, द n/4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड एज पाइवोट यूजिंग एन O(n) टाइम एल्गोरिथम। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्विक शॉर्ट। अब आइए, पहला जो पार्ट है वो क्या है, 1/4n, यही कह रहा है, n/4 1/4n। ठीक, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा भाई, 3n/4 होगा कि नहीं होगा, बोलिए 3n/4 होगा। क्यों, इन दोनों को जोड़िए, देखिए n आ रहा होगा। ठीक, तो और रेस्ट पार्ट होता भी है 1/4n, तो रेस्ट पार्ट क्या होगा, अगर टोटल हमारा n है तो रेस्ट पार्ट क्या होगा 3n/4n होगा। ठीक, अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये इसका वर्स्ट केस का कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। तो वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी ये है क्या, ये हमारा एवरेज केस है, ये हमारा एवरेज केस है। तो एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब इसका सबसे पहले आप लोग से अगर रिकरेंस रिलेशन पूछे, रिकरेंस रिलेशन लिख लीजिए, 1/4n प्लस t 3n/4 प्लस ON। ठीक, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से, n है तो n के 2 पार्ट में टूट रहा है, 1/4 3n/4, यहाँ से भी हमें मिलेगा क्या, n मिलेगा, पहले लेवल पर भी n मिल रहा है। तो और फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको किस में तोड़ेंगे, 1/4 इंटू 1/4 मतलब 1/4 स्क्वायर n, और ये क्या होगा 3/4 स्क्वायर n, फिर ये इस तरह से टूटेगा 3n/4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर n/4 स्क्वायर n। इतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, इसको देखेंगे तो n आएगा। इस तरह से देखेंगे तो ट्री की जो हाइट होगी वो log n होगी, और हर एक लेवल पर हमें n एलिमेंट मिल रहा है, n log n होगी। ठीक, अगर आपको ये बात समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं तो समझिए, एक बात समझिए, ये एवरेज केस की है। ये एवरेज केस मैं बताया हूँ कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस के अलावा जो भी केस होगा वो एवरेज केस होगा। और एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी आपको आंख बंद करके क्या लिखनी है, θn log n या ON log n, जैसा ऑप्शन में लिखा रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is the recurrence equation for the worst case time complexity of the quicksort algorithm for sorting n greater than or equal to 2 numbers if the recurrence equations given in the options below, in the recurrence equation given in the options below c is a constant। worst case का recurrence relation पूछा जा रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये स्टैंडर्ड एग्जाम है, गेट यहाँ पर इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ Tn-1 T1, ये मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा n अगर इस तरह से है तो कैसे डिवाइड हो रहा है, n-1 और यहाँ पर 1। ठीक, पाइवोट हमारा ये होगा लास्ट एलिमेंट। ठीक, तो ये वर्स्ट केस का सिनेरियो। ठीक, तो
ये तो आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ करना नहीं, और इतना सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गेट 1996 का क्वेश्चन है। क्विक शॉर्ट इज रन ऑन टू इनपुट्स सोन बिलो टू शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट एज पाइवोट। फर्स्ट एलिमेंट पाइवोट है, ये कहा जा रहा है। लेट C1 and C2 be number of comparisons made for the inputs 1 and 2 respectively, then number of comparison, ध्यान दीजिएगा, ये सारे टर्म आपको ध्यान देने हैं। तो 1 2 3 डॉट 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 n, पहला एलिमेंट यहाँ पर पाइवोट है। ये 1 2 3 डॉट 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 n ये क्या है, ये है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर है तो आप तुरंत कहेंगे सर ये तो वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस है। और वर्स्ट केस में कंपैरिजन क्या होगा, कंपैरिजन नंबर ऑफ कंपैरिजन इन वर्स्ट केस क्या होगा, वो होगा n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर दूसरा, ये पहला वाला था हमारा, ये पहला लिस्ट था। दूसरा लिस्ट देखते हैं, दूसरा लिस्ट क्या था, n-1 n-2 डॉट 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 2 कॉमा n, कह रहा है कि पहला एलिमेंट वो पाइवोट है। ये क्या है, ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर होने के नाते ये क्या है, ये भी वर्स्ट केस है, ये भी क्या है, वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस में अगेन मैं आपको पूछूंगा नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन वर्स्ट केस में क्या होगा, वही होगा क्या, n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन दोनों ही सिनेरियो में सेम आ रहा है, पहले में ये आ रहा है और दूसरे में ये आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा बताइए, आप लोग खुद से बताइए, ऑप्शन क्या होगा, C1 इजिकल टू C2 यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट P बी ए क्विक शॉर्ट प्रोग्राम टू सॉर्ट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द फर्स्ट एलिमेंट एज द पाइवोट। फर्स्ट एलिमेंट को पाइवोट चूज किया है। लेट T1 एंड T2 बी द नंबर ऑफ कंपैरिजंस, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कंपैरिजंस मेड बाय P फॉर द इनपुट्स 1 2 3 4 5 पहला और 4 1 5 3 2 रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये है हमारा वर्स्ट केस। वर्स्ट केस, और वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 5 -1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 10 आएगा, ठीक है, आ गया 10। 4 1 5 3 2 ये दूसरा इनपुट सीक्वेंस है। दूसरा इनपुट सीक्वेंस ये रैंडम पार्टीशनिंग है, रैंडम पार्टीशनिंग है। इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला तो हमारे पास नहीं, लेकिन हम लोग एक गेस कर सकते हैं कि वर्स्ट केस में सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होते हैं, ठीक है, वो वर्स्ट केस है, उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन सबसे ज़्यादा होते हैं। ये एवरेज केस है, क्या है, एवरेज केस है। क्यों एवरेज केस है, क्योंकि ये रैंडम पार्टीशनिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोग कभी मत समझिएगा कि ये भी वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस नहीं है भाई, ये एवरेज केस है। तो एवरेज केस में बट ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होंगे। वर्स्ट केस में सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होंगे, जो कि 10 यहाँ पर आया है, तो 10 से यहाँ पर कम कंपैरिजन होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, T1 जो है T2 से बड़ा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, T1 T2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट P बी द क्विक शॉर्ट प्रोग्राम टू सॉर्ट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। लेट T1 एंड T2 बी द टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम फॉर द इनपुट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 और दूसरा है क्या है 5 4 3 2 1।
रेस्पेक्टिवली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। T1 T2 क्या है, भी द टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये भी वर्स्ट केस है, ये भी वर्स्ट केस है, ये भी वर्स्ट केस है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमसे पूछता दो चीज़ें, देखिए आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कंपैरिजन नहीं पूछा है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछा है। अगर बाई चांस यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी पूछता तो हम कहते O(n)² होगी कॉम्प्लेक्सिटी, O(n)² होगी, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी क्योंकि दोनों ही वर्स्ट केस है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी हमसे नहीं पूछा है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछी गई है, ठीक है। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम, प्रोग्राम को टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो टाइम जनरली हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग नंबर ऑफ कंपैरिजन से टाइम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कंपैरिजन जिसमें ज़्यादा होगा वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ऑब्वियस है हमारा प्रोसेसर कंपैरिजन करने में ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरह से ये कट गया और यहाँ पर आ गया 6, और यहाँ पर भी लगाइए n-1 डिवाइडेड बाई 2, 5 -1 डिवाइडेड बाई 2, 5 एलिमेंट है, यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, ठीक है, n = 4। तो यहाँ पर 5 4 यहाँ पर 10 आ रहा है, ठीक है। तो 6 यहाँ पर 10, तो बताइए T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा, यहाँ पर T2 बड़ा होगा T1 से, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में और वहाँ पर सारे क्वेश्चन को फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था क्या, डिवाइड एंड कॉन्कर, इसको देख लेते हैं। फिर देखते हैं हम बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर ऑप्शन बी, वर्स्ट केस ऑप्शन बी, एवरेज केस ऑप्शन बी, क्विक शॉर्ट यहाँ पर है। फिर क्या है, वर्स्ट केस है ये, तो ऑप्शन बी यहाँ पर। फिर क्या है, बेस्ट केस है, ऑप्शन बी यहाँ पर। फिर क्या है, Tn ऑप्शन बी ही सही है। फिर क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर भी सही है। फिर क्या है, नंबर ऑफ कंपैरिजन ऑप्शन बी। फिर 6 एलिमेंट, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी ही सही है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन द वर्स्ट केस ऑफ क्विक शॉर्ट ऑन n एलिमेंट्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इफ़ पाइवट डिवाइड्स, ऑप्शन बी, तो ज़्यादातर के ऑप्शन बी सही लग रहे हैं, ठीक है। इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, सारे एलिमेंट्स इक्वल हों, ये क्या है, ये वर्स्ट केस है, ठीक है। इफ़ यू मॉडिफाई क्विक शॉर्ट टू ऑलवेज सेलेक्ट द मीडियन, तो ये है हमारा बेस्ट केस, ठीक है। इफ़ एन एरे हैज़ ऑल एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, तो भैया ये क्या है, वर्स्ट केस है, ठीक है। इफ़ वी ऑलवेज चूज़ द मिडिल एलिमेंट एज पाइवोट, मिडिल अगर पाइवोट सेलेक्ट करें तो क्या है, ये हमारा वर्स्ट केस का एग्जांपल है। फिर एज्यूम द एरे, यहाँ पर पहला और चौथा ये दोनों सही था, ठीक है। फिर देखते हैं ये मीडियन ऑफ द एलिमेंट, मीडियन की बात आ गई तो यहाँ पर होगा ये थीटा एन लॉग एन, ठीक। कंसीडर द क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम, सपोज, अच्छा 1/5 आ गया, ऑप्शन बी सही है। क्विक शॉर्ट n/4 आ गया, मतलब ये एवरेज केस है, ऑप्शन बी सही है। फिर क्या आ गया यहाँ पर, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्स क्विक शॉर्ट, अच्छा, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। फिर क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, दोनों ही वर्स्ट केस को बता रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 5, पहला वाला बड़ा आएगा, मतलब T1 बड़ा है T2 से, ऑप्शन सी सही है। फिर क्या है, यहाँ पर T1 छोटा है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही, T2 बड़ा है। चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। तो स्कोर 25 आउट ऑफ 25 आया, ठीक है। तो इस तरह से ये पेपर आप लोग कर लीजिएगा और आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।